हेलो, नमस्कार दोस्त। मैं प्रदीप कुमार। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं सभी, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई के लिए, आरओ के लिए बहुत ही हिंदी आवश्यक है। इसमें काफ़ी मात्रा पर पूछे जाते हैं हिंदी। तो सबसे पहले आज मैं हिंदी की भाषा एवं बोली की बात करता हूँ। मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई, उद्भव कहाँ से हुआ, उद्भव। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी की भाषा एवं बोली। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या थी। तो सबसे पहले संस्कृत आई थी, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश आए। अपभ्रंश से ही हिंदी निकली थी। तो सबसे पहले इनका समय काल देख लेते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, इसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अब इनका समय काल देख लेते हैं। तो ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और इस पाली की बात कर लेते हैं तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और प्राकृत की बात कर लेते हैं तो एक ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश की बात कर लेते हैं तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, या अब तक, या अब तक। तो संस्कृत का समय 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली का समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, या अब तक। तो इनमें संस्कृत की बात कर लेते हैं तो ये वैदिक समय से, वैदिक समय से चल रहा था। और पाली की बात कर लेते हैं तो पाली में बौद्ध साहित्य लिखा जाता है। बौद्ध साहित्य ये बौद्ध साहित्य से रिलेटेड। और ये प्राकृत जैन साहित्य से रिलेटेड। और अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। अपभ्रंश से ही हिंदी निकली है। तो मैं आपको अब अपभ्रंश ही बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके पाणिनि का। कभी कभी पूछ लेता है इनके पाणिनि का क्या नाम है, अपभ्रंश के पाणिनि का क्या नाम है। तो प्राकृत, पाणिनि तो हेमचंद को कहा जाता है। और अपभ्रंश के पाणिनि किशोरीदास को। और अब बात कर लेते हैं हिंदी के पाणिनि। हिंदी के पाणिनि कौन है? गुरु कांता प्रसाद।
तो प्राकृत के पाणिनि कौन है? हेमचंद। अपभ्रंश के पाणिनि कौन है? किशोरी दास। हिंदी के पाणिनि कौन है? गुरु कांता प्रसाद। तो अब ये आपको पता ही चल गया होगा हिंदी की भाषा एवं बोली। यहाँ एक बात कर लेते हैं हिंदी की सबसे प्राचीनतम भाषा। हिंदी की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत सबसे पहले, इसके बाद पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। और ये संस्कृत वैदिक समय से चल रही, पाली बौद्ध साहित्य और प्राकृत जैन साहित्य से। अपभ्रंश से ही हिंदी निकली है। अब मैं अपभ्रंश के ही बारे में बताऊंगा। तो अपभ्रंश से ही हिंदी निकली है। अपभ्रंश भी कई प्रकार के हैं, ये निम्न प्रकार के हैं। तो सबसे पहले अपभ्रंश पहला अपभ्रंश देख लेते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे ही पूर्वी हिंदी निकली है। इसी से पूर्वी हिंदी निकली है। पूर्वी हिंदी इसी से निकली हुई है। तो पूर्वी हिंदी इसी से निकली हुई, तो इसमें भी बोलियां तो निकली होंगी। तो इससे 3 बोलियां निकली हुई हैं। उनका नाम है, सबसे पहले ए बी सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। इसको एक तरफ से चाहे इसको ट्रिक मान लो, चाहे ए बी सी इनको कर लो। अगर ट्रिक मानोगे तो याद भी रहेगा। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। यहाँ बोली लिख लेते हैं, बोली। बोली तो अवधी बोली, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इनका क्षेत्र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ बोला जाता है। तो सबसे पहले हम अवधी की बात कर लेंगे। सबसे पहले हम अवधी की बात कर लेते हैं। तो अवधी की बात कर लेते हैं, तो इसका मुख्य क्षेत्र मतलब कहाँ बोला जाता है ज़्यादातर। तो इसका मुख्य क्षेत्र अयोध्या। मुख्य क्षेत्र। और क्षेत्र हैं, उनका नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्षेत्र तो अमेठी, प्रयागराज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, हरदोई, अमेठी, प्रयागराज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, हरदोई और सीतापुर, लखीमपुर,
गोंडा, बलरामपुर, आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। बोला जाता है। तो अवधी बोली के क्षेत्र देख लेते हैं। मुख्य क्षेत्र अयोध्या और क्षेत्र अमेठी, प्रयागराज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बलरामपुर और क्षेत्र हैं। तो अब क्षेत्र का बात हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कवि। प्रमुख कवि, अवधी के प्रमुख कवि। प्रमुख कवि, तो प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी एवं मलिक मोहम्मद जायसी। और प्रमुख काव्य देख लेते हैं। काव्य, प्रमुख काव्य। प्रमुख काव्य रामचरितमानस, जो तुलसीदास की ही रचना है, और इनकी पद्मावत। कभी कभी पूछ लेता है रामचरितमानस में कांड कितने हैं, तो इसमें 7 कांड हैं। तो इसमें सब यही पूछेगा, सबसे बड़ा कांड, सबसे छोटा कांड। तो इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। तो सबसे बड़ा कांड बालकांड, और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। तो प्रमुख कवि की बात हो गई, तुलसीदास एवं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रमुख काव्य रामचरितमानस, पद्मावत, और जो तुलसीदास की ही रचना है, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है। कभी कभी एक पूछ लेता है इसमें कितने कांड हैं रामचरितमानस, तो 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड बालकांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। अब पूर्वी हिंदी की बात हो गई। क्षेत्र के बारे में पता कर लिया, प्रमुख और काव्य की बात। तो यहाँ एक बात और याद रख लें, तुलसी मानस का हंस किस कवि को कहते हैं? कवि को कहते हैं तो तुलसीदास को ही कहते हैं। और किसने कहा था? तो अमृतलाल नागर ने कहा था। अमृतलाल नागर ने कहा था। अमृतलाल नागर ने कहा था। अब पूर्वी हिंदी की बात हो गई। अब आते हैं पूर्वी हिंदी की जो अवधी बोली थी, इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब आ गए बी से बघेली। जो पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली है, जो बी आएगा तो उससे बघेली हो जाएगी। बी से बघेली। अब ये किस क्षेत्र में बोला जाता है? अब ये मध्य प्रदेश में बोला जाता है। मध्य प्रदेश में बोला जाता है। और ये पूरा मध्य प्रदेश में बोला जाता है बघेली। और बात कर लेते हैं सी से छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी
तो इससे नाम से ही पता चलता है छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ में बोला जाता होगा, छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। आप पूर्वी हिंदी की तीनों बोली का नाम लिख दिया, पढ़ा दिया, याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश का ये पार्ट था। अब दूसरा सौर सैनी अपभ्रंश, दूसरा अपभ्रंश के बारे में बात कर लेते हैं। सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश। अब इससे भी कई भाषाएं निकली होंगी, अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसकी इनकी 3 भाषाएं निकली हुई हैं। सौर सैनी की 3 भाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी। तो अब इनकी बात कर लेते हैं। इनसे भी बोली निकली होंगी, इनसे भी बोली निकली होंगी, इससे नहीं निकली हैं तो इनके बारे में बताऊंगा फिर। सबसे पहले पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं। इनसे भी 5 बोलियां निकली हुई हैं। तो इसका ट्रिक मान लो, कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी। तो इनका ट्रिक मान लो, कानों में बूंदे पहन कर ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी। तो कानों, का से कन्नौजी, का से कन्नौजी, बूंदे से बुंदेली, पहनकर ब्रज, ब्रज से ब्रज, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। तो ये ट्रिक हो गया, कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी। अब बात कर लेते हैं राजस्थानी की। इससे भी 4 बोलियां निकली हुई हैं। तो इसका ट्रिक अगर याद रखना चाहें तो रख लें। जैसे माँ को 3 नामों से जाना जाता है, माँ, माता, मम्मी। एक माँ से मारवाड़ी, एक माता से मेवाती, एक मम्मी से मालवी। और इनकी कर दो जय जयकार तो जयपुरी। और गुजराती हिंदी से एक भी बोली नहीं निकली है। तो ये गुजराती से गुजरात में ही बोला जाता है, गुजरात में ही बोला जाता है। और ये चारों बोलियां राजस्थान में ही बोली जाती हैं। और ये इनका क्षेत्र बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ बोला जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें ब्रज भाषा।
ब्रजभाषा, इसके बाद खड़ी बोली। इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सौर सैनी अपभ्रंश है, इनसे भी 3 भाषाएं निकली हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, इनसे बोलियां निकली हुई हैं। यहाँ बोली नहीं लिखा। यहाँ भी बोली। तो पश्चिमी हिंदी से 5 बोली निकली हैं, राजस्थानी हिंदी से 4। अब सबसे पहले ब्रजभाषा बोली की बात कर लेते हैं। इसमें ब्रजभाषा, ब्रजभाषा ब्रजभाषा बोली। तो सबसे पहले ब्रज का अर्थ समझ लीजिए। ब्रज का, ये ब्रज धातु से बना है। ब्रज धातु से बना है। ब्रज का अर्थ होता है गाय चराना, गाय चराना। अब ब्रजभाषा ब्रज धातु से बना है और इसका अर्थ हो जाएगा गाय चराना। अब इनका भी क्षेत्र देख लेते हैं। इनका भी क्षेत्र देख लेते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र, तो इसका प्रमुख क्षेत्र मथुरा और क्षेत्र देख लेते हैं। मथुरा हो गया, आगरा, अलीगढ़, एटा, आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। क्षेत्र देख लिया, प्रमुख क्षेत्र मथुरा और क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, एटा आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। अब इनकी बात कर लेते हैं। इन ब्रजभाषा की भी प्रमुख कवि होंगे, उनकी बात कर लेते हैं। प्रमुख कवि सूरदास, मीराबाई, चिंतामणि, ये इनके प्रमुख कवि हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रजभाषा के उपबोली के नाम। उपबोली, तो सबसे पहले उपबोली प्रमुख डांगी, अंतर्वेदी, डांगी, अंतर्वेदी, प्रमुख 2 ही हैं। ये ज़्यादातर ये 2 पूछे जाती हैं।
और बात कर लेते हैं अब ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को काव्य की भाषा कहते हैं। ब्रज भाषा को ही काव्य की भाषा कहते हैं। तो अब मैं आपको ब्रज भाषा के बोली के बारे में बता दिया, क्षेत्र बता दिया, प्रमुख क्षेत्र बता दिया, प्रमुख कवि, ब्रज भाषा के उपबोली डांगी, अंतर्वेदी, और ब्रज भाषा को ही काव्य की भाषा कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली दूसरे नंबर पर खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली। अब इनका भी क्षेत्र देख लेते हैं, प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र तो इसका प्रमुख क्षेत्र जो पूर्वी साइड पे, वो पश्चिमी साइड पे बोले जाती हैं, ये भाषा पश्चिमी साइड पर बोली जाती है। जो मेरठ, इसका मुख्य क्षेत्र मेरठ, और क्षेत्र हैं सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद, पूरनपुर, रामपुर आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कवि और महाकाव्य के बारे में खड़ी बोली के। क्षेत्र देख लिया, अब इसकी प्रमुख महाकाव्य जो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास और प्रमुख साहित्य, खड़ी बोली के प्रमुख साहित्य छंद वर्मन की महिमा। प्रमुख साहित्य छंद वर्मन की महिमा, प्रमुख महाकाव्य प्रिय प्रवास। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कवि कौन थे। प्रमुख कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। प्रमुख महाकाव्य के बारे में पता चल गया, प्रिय प्रवास, प्रमुख साहित्य छंद वर्मन की महिमा, प्रमुख कवि अमीर खुसरो। अब बात कर लेते हैं खड़ी बोली के अन्य नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम, सबसे पहले कर्कश न कौरवी, फिर कर्कश, जनपदीय, हिंदुस्तान,
इनके अन्य नाम हैं। तो कहा किसने कहा था? तो कौरवी को राहुल संस्कृत्यान ने कहा था। और कर्कश किसने कहा था? तो कर्कश गुरु कांता प्रसाद ने कहा था। और जनपदीय हिंदुस्तान किसने कहा था? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा था। सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा था। अब सौर शनि अपभ्रंश के बारे में मैं बता रहा था। उससे भाषाएं निकली थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो फिर वहीं से पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली थी। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। तो अब मैं ब्रज भाषा के बारे में बता दिया, खड़ी बोली के बारे में बता दिया। अब मैं कल आपको कन्नौजी और जो बच्ची हैं वो मैं कल आपको बताऊंगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन मिले। जय